हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आज हम लोग समझेंगे। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझते हैं तो तुरंत इसके बाद वाला जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आएगा अगर अच्छे से, तो गॉस का नियम हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक जो है बहुत बढ़िया से हम लोग को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां ये समझते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग कब करेंगे। हम आज के पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। जब कभी किसी विद्युत क्षेत्र को चित्र के द्वारा, मतलब ज्यामितीय विधि के द्वारा अगर प्रदर्शित करना हो, सूचित करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सहायता से किसी विद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय विधि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब समझना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। मान लीजिए यहां कोई अपने मन से एक रेखा बना दी। रेखा सीधी भी हो सकती है और वक्र भी हो सकती है। यहां हम वक्र रेखा लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां समझना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसे? काल्पनिक। कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह काल्पनिक रेखा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्यों? विद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय विधि से सूचित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक रेखा है। तो अब यह समझना है कि आखिर कब हम लोग किसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताएं आप लोगों को कि किसी भी विद्युत क्षेत्र को जब चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना हो, तब हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि जहां विद्युत क्षेत्र है वहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा, और जहां विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो उसको प्रदर्शित करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं बनेंगी। ठीक है, अब यहां देखिए, किस रेखा को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर कहीं ऐसा हो कि कोई रेखा बना दी अपने मन से, और यदि ऐसा हो कि रेखा के किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा, रेखा के किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की अनुदेश इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो, तब ऐसे स्थिति में इस रेखा को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का पूरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदेश उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो यहां एक बिंदु है और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे हैं। स्पर्श रेखा और एक क्या होती है, तिर्यक क्षैतिज रेखा। दोनों में अंतर है। स्पर्श रेखा किसी रेखा को केवल टच करेगी और गुजर जाएगी छूकर, और तिर्यक क्षैतिज रेखा क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। ठीक है ना। तो देखिए यहां ए बिंदु पर हो गया ये विद्युत क्षेत्र ई ए वेक्टर, और इसके बाद यहां ले लेते हैं बी बिंदु, बिंदु बी। अब यहां से पुनः एक स्पर्श रेखा खींचेंगे यहां, तो ये हो जाएगा ई
बी वेक्टर, यहां अगर लेते हैं सी बिंदु, यहां पर अगर निकालना हो विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहां हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे ई सी वेक्टर। कहने का मतलब है कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा हो, उसके किसी भी बिंदु पर अगर आपको चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो उस बिंदु से क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकल जाएगी। एक और बात ध्यान देना है, कोई भी रेखा को अगर विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना है तो रेखा पर अपने मन से एक एरो देते हैं, तीर का निशान। कहिएगा ये एरो क्या क्यों है? एरो जिधर रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखा पर, उसी दिशा में स्पर्श रेखा जो है खींचा जाता है। अगर यहां एरो ऐसे दिया गया है तो स्पर्श रेखा हम इधर की ओर खींचे हैं। यदि एरो तीर का निशान ऐसे रहता उल्टा इस तरफ ऐसे, तो ऐसे स्थिति में क्या होता, स्पर्श रेखा हम क्या करते, इधर खींचते और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती। समझ में आ गया इतना? तो यह है विद्युत क्षेत्र रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुण हैं, मतलब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ाई अभी करनी है। तो देखेंगे आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो गुण है वो देखिए क्या गुण है। फर्स्ट गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी प्रारंभ होगी, शुरू होगी, तो धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी समाप्त होती हैं तो कहां समाप्त होती हैं, ऋणात्मक बिंदु आवेश पर या ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब है यहां देखिए, अगर कोई अकेला बिंदु आवेश हो, याद रखिएगा आइसोलेटेड होना चाहिए, अगल बगल कोई आवेश नहीं होना चाहिए, इस आवेश पर किसी भी अन्य आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सरल रेखा होती है। सरल रेखा में सीधी रेखाएं होती हैं, देख लीजिए इस तरह से हो जाएंगी। यहां तीर का निशान बताएगा कि यहां जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सब के सब कैसी हैं, आवेश से बाहर निकल रही है। तो बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, यहां से शुरू हो रही है, तो जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। तो इसे ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू। याद रखना होगा आप लोगों को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी प्रारंभ होती हैं तो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यहां पर देखिए यह भी एक बिंदु आवेश है, अकेला अगर है तो सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, ये सीधी हो जाएंगी। एरो का साइन, तीर का निशान यहां बताएगा, देख लीजिए क्या बता रहा है यहां, तीर का निशान बताएगा सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो रही हैं। कहां समाप्त हो रही हैं, इस आवेश पर, और जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं उस आवेश को क्या कहेंगे हम लोग। तो यहां हम लोग इस आवेश को क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश होगा ये, माइनस क्यू। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां तीर का निशान देखने से पता चल रहा है कि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस आवेश पर क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं उसको क्या कहेंगे, ऋण आवेशित कहेंगे या ऋणात्मक आवेश कहेंगे। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होंगी धनात्मक आवेश से, समाप्त होंगी ऋणात्मक आवेश पर। और क्या याद रखना है, अगर कोई बिंदु आवेश हो और बिल्कुल अकेला हो तो उस बिंदु आवेश के लिए सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं
क्या होती है, सरल रेखा होती है। क्लियर हुआ। अब यहां देखिए कितना नंबर बाद, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ध्यान देना है, आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं। जब काल्पनिक होती हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तो कितना भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कितना भी तब बनाएंगे जब आवेश अकेला रहेगा तब। अगर कहीं दो आवेश हो एक साथ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना हो तो, या कहीं भी मान लीजिए दो आवेश के परिमाण, आवेशों के परिमाण का अगर कंपैरिजन करना हो, परिमाण के बारे में अगर आपको बताना हो कि किस आवेश का परिमाण अधिक है, किस आवेश का परिमाण कम है, तो वहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या देख के आवेशों के परिमाण के बारे में बता सकते हैं। कैसे? किसी भी आवेश का परिमाण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब जिस आवेश का परिमाण जितना ही अधिक रहेगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है, और जिस आवेश का परिमाण कम रहेगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती है। जैसे यहां देखिए आप लोग एक बिंदु आवेश यहां बनाते हैं, धनात्मक आवेश, ये हो गया। कैसे समझ गए धनात्मक आवेश? तीर का निशान देख के समझ गए धनात्मक आवेश, क्योंकि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से दूर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ये प्लस Q1, और अब यहां बना रहे हैं ऋणात्मक आवेश, ये भी अकेला आवेश है। देखिए यहां ये जो है यहां ना ऐसे, तो यहां ये माइनस Q2। एक बात यहां ध्यान देना है, इस आवेश के साथ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, 8, और इसमें कितनी है, 4। तीर का निशान आवेशों के चिन्ह को बताएगा, प्लस या माइनस, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या बताएगा, आवेशों के परिमाण को बताएगा। कैसे? देखिए आप लोग पहले यहां, तो यहां पर जो है Q समानुपाती N, इस फॉर्मूला में ध्यान देना है। जो Q है ना, आवेश का केवल परिमाण है, चिन्ह नहीं रहेगा, और जो N है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। तो अब यहां देखिए क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। और यहां हम क्या करेंगे, पहले आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, 8, और दूसरे के लिए कितनी है, 4। तो यहां पर लिखना होगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 8 अपॉन 4, ये कटेगा 2 बार में, और फिर यहां हो जाएगा Q1 बराबर 2 Q2। देख लीजिए आप लोग, कहने का मतलब है कि आवेशों के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या जिस अनुपात में होती है उसी अनुपात में आवेशों के परिमाण भी होते हैं। समझ में आ गया? मतलब यहां ये जो सेकेंड आवेश है, ऋण आवेश माइनस Q2, इसके परिमाण का दोगुना परिमाण पहले वाला जो आवेश है प्लस Q1 उसका है। ठीक है, एक और बात यहां थर्ड नंबर जो समझना है हम लोगों को, अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट नंबर में कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा जब भी प्रारंभ होगी तो धनात्मक आवेश से, और जब भी समाप्त होगी तो कहां, ऋणात्मक आवेश पर। मतलब प्लस Q माइनस Q, अगर अगल बगल रहे आवेश तो इस तरह से होना चाहिए। एक धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगी, ऐसे प्लस से निकल रही है और माइनस पर जाकर समाप्त हो रही है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यहां
अलग अलग आवेश मतलब कभी भी, यहां ध्यान ये देना है कि एक अलग आवेश से मतलब धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा शुरू होती है, प्रारंभ होती है और किसी अन्य आवेश ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा कभी भी एक बंद पाश का निर्माण नहीं होता है। बंद पाश, क्लोज्ड लूप। तो ये पूछता है कभी कभी क्यों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा बंद पाश का निर्माण नहीं होता है, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर ऐसा होता कि विद्युत क्षेत्र रेखा जिस आवेश से शुरू होती उसी आवेश पर आके समाप्त हो जाती, तब यहां बंद पाश का निर्माण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये जो चौथा जो गुण है, चौथा जो प्रॉपर्टी है, वो ये है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं। हम यहां अभी जो डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इसे समझिए आप लोग। जिस बिंदु पर काटेंगी वो तो एक बिंदु होगा और एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र हो सकता है, दो विद्युत क्षेत्र कहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कहीं भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मतलब ही होता है उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी तो एक ही होता है ना। तो यदि अगर हम लोग ऐसा मान लें कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं, तो यहां जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहां तो एक ही विद्युत क्षेत्र होगा। अब अगर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालें तो दिशा निकालने का तो हमारे पास दो उपाय हो गए, एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा और एक ये। और अभी तरीका क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींच दें तो स्पर्श रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचे हैं तब। और अगर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके हेल्प से अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालें तो ऐसे हो जाएगी। तो बताइए दोनों दिशाएं जो यहां हैं, ये तो दो दिशा हो गई ना, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक, लेकिन दिशा हो गई दो, जो कभी भी संभव नहीं है। तो अगर दो दिशा नहीं संभव है तो दो रेखाओं का कटना भी संभव नहीं है। मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ठीक है, और पांचवा जो गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को हमेशा हम लोग सतत रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा बनाएंगे तो सतत होना चाहिए, डैश 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 के द्वारा हम लोग ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा को कभी भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, सूचित नहीं करते हैं। ये गलत है और ये क्या है, सही है। और एक और गुण है इसका लास्ट में, और अभी जो हम गुण बताने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखा का 6 नंबर पॉइंट जो है, यही जो 6 नंबर पॉइंट है वो आगे अभी जो कल के वीडियो में पढ़ना है हम लोगों को विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स तब समझ में आएगा जब हम लोग आज विद्युत क्षेत्र रेखा का ये जो 6ठा नंबर जो गुण है उसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो यहां पर एक विद्युत क्षेत्र हम अभी प्रदर्शित करने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि अभी जो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है ये विद्युत क्षेत्र समरूप है या असमरूप है, देखेंगे आप लोग। तो यहां दो बिंदुएं ले रहे हैं हम, एक यहां ले रहे हैं बिंदु P और एक यहां बिंदु लें बिंदु Q। अब अगर कहा जाए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालिए, फिर Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालिए,
तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। P बिंदु से खींचेंगे स्पर्श रेखा, यहां से EP वेक्टर, EP वेक्टर, और Q बिंदु पर फिर यहां हम लोग खींचेंगे स्पर्श रेखा EQ वेक्टर। तो देखिए जरा, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ऐसे है, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ऐसे है, अलग अलग है ना। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में या हमारे चारों ओर स्पेस में कहीं ऐसा विद्युत क्षेत्र मिले कि प्रत्येक बिंदु पर दिशा अलग अलग हो, परिमाण अलग अलग हो, या दोनों ही अलग अलग हो, परिमाण भी अलग अलग, दिशा भी अलग अलग, तो ऐसे कंडीशन में विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दिशा यहाँ अलग अलग है, तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? असमरूप। तो अभी जो चित्र बनाए हैं ये असमरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। एक बात याद रखिएगा आप लोग, विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं भी दी गई हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से आप विद्युत क्षेत्र की दिशा सही सही निकाल सकते हैं, लेकिन परिमाण एक्यूरेट नहीं निकलेगा। परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण कहां पर अधिक होगा, कहां पर कम होगा। किसके सहायता से? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से। और कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बारे में अगर कुछ गेस करना हो, समझना हो, तो करेंगे क्या कि बिंदु पर एक सतह लेंगे। सतह कैसे लेंगे? इस P बिंदु पर जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत दिशा में अपने मन से एक सतह मान लेंगे। हम लोग यहां सतह मान लिए और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A। Q बिंदु पर एक सतह लेंगे, यहां वाला जो विद्युत क्षेत्र है ना उसके लंबवत लेंगे इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं A। हालांकि P बिंदु पर जो सतह लिए हैं वो Q बिंदु पर जो सतह लिए हैं वो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन समझने में सुविधा हो इसके लिए हम क्या किए हैं कि P बिंदु पर जो सतह लिए हैं उसका क्षेत्रफल और Q बिंदु पर जो सतह लिए हैं उसका क्षेत्रफल दोनों क्या है? समान लिए हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। और ये दोनों सतह, यहां वाला P बिंदु वाला सतह P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है और Q बिंदु वाला सतह Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब देखिए जरा, यहां सब लोग इस सतह से 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, लेकिन यहां वाले सतह से केवल एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। तो देखिए एक क्षेत्रफल से 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं और नीचे में एक क्षेत्रफल से एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। तो एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 4, तो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 4/A, और यहां पर इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले की संख्या 1/A। तो बताइए जरा, P और Q दोनों में से कहां जो सतह लिया गया है उसके इकाई क्षेत्रफल से अधिक संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है? कहां पर? P बिंदु पर। यहां है 4/A, लेकिन यहां केवल 1/A। तो ये ना बड़ा हुआ। तो अब देखिए आप लोग, किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर सतह के लंबवत जो सतह लेंगे, लंबवत सतह के इकाई क्षेत्रफल से जितना अधिक संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा। और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत सतह के इकाई क्षेत्रफल से जितना ही कम संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा। तो देखिए आप लोग, यहां हम लोग इसे कह सकते हैं ऐसे, क्या लिखना होगा हम लोगों को कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समानुपाती होता है N/A। N अपने मन से मान लिए, कोई सतह ले लिए विद्युत क्षेत्र के लंबवत और मान लिया गया सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? N।
तो ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या n, तो इकाई क्षेत्रफल से n/a, ठीक है। तो ए इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक, और कम तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम। जैसा कि यहां देखिए P बिंदु पर जो सतह ली है उसके इकाई क्षेत्रफल से तुरंत समझाए थे, अधिक संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, और Q बिंदु पर जो सतह ली है उससे इकाई क्षेत्रफल से कम संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, और इसलिए यहां ध्यान देना है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बड़ा और Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण छोटा। ऐसे हम एक बहुत आसान उपाय बताते हैं आप लोगों को। इतना करने पर बहुत काफी समय लगता है। एक बहुत आसान उपाय है कि आप लोग नजर से देखेंगे और आंसर देंगे। कैसे? कहीं भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर बनी हुई हैं और आपको बताना है कहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा, कहां कम होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक हो वहां पर कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक दूरी पर हो वहां पर कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम है। जैसे P बिंदु के नजदीक आप देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक है, इसलिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा अधिक। Q बिंदु पर क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक दूरी पर है, और इसलिए Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा कम। तो हम लोग क्या सीखे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा, उल्टा होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी अधिक, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। और यही कारण है कि समान दूरी पर समानांतर सरल रेखाओं के द्वारा समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। कभी भी समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना होगा तो समान दूरी पर समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना के और समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे बनाना है समरूप विद्युत क्षेत्र? समान दूरी पर समानांतर रेखाओं के द्वारा किसी समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां दो बिंदुएं ले हम लोग, एक बिंदु लीजिए A और एक बिंदु लीजिए B। तो देखिए A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है। तो कहीं भी विद्युत क्षेत्र रेखा दिया हुआ हो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना हो तो क्या करेंगे? इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो आप लोग तो पढ़े हैं किसी भी सरल रेखा के लिए स्पर्श रेखा खुद वही रेखा होती है। तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा EA वेक्टर, और यहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा EB वेक्टर हो गए। तो देख रहे हैं दिशा तो समान है। तो यहां पर क्या करना है? ए वेक्टर की दिशा बराबर बी वेक्टर की दिशा। अब रही बात परिमाण की, तो यहां देख रहे हैं कि विद्युत यहां जो चित्र बनाया गया इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं हर जगह एक दूसरे से समान दूरी पर है, और जहां समान दूरी पर हो वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी हर जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यहां क्या करना होगा? EA वेक्टर का परिमाण बराबर EB वेक्टर का परिमाण, तथा EA वेक्टर की दिशा बराबर EB वेक्टर की दिशा तो समान, परिमाण भी समान, और जब दो सदिशों के परिमाण समान दिशा समान तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग कि दोनों सदिश भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। EA वेक्टर बराबर EB वेक्टर।
ठीक है, तो आज विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इतना ही। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से इसे रिवीजन करिए, समझिए। अब आगे पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट डे हम लोग।